अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे प्रभावी कार्यक्रम आर पार। अब तक चुनाव के दौरान सियासी पार्टियां एक दूसरे से लड़ती थी, लेकिन यह पहला मौका है व्यूअर्स, यह पहली बार है कि बिहार का चुनाव अभी महीनों दूर है, लेकिन विपक्षी पार्टियां हुक्का पानी लेकर चुनाव आयोग से भिड़ गई हैं, लड़ गई हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी और चुनाव आयोग ने बिहार में वोटबंदी कर रहा है, और यह हाल तब है जब कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष संविधान बचाने का ढोल पीट रहा है। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग पर हमला संविधान का अपमान नहीं है? लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है व्यूअर्स। राजद के बड़े नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर हम नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, और भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के इस बयान को संविधान का अपमान और घोर तुष्टीकरण बता रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने आरएसएस को देश विरोधी संगठन करार कर दिया है और आतंकी तक बता दिया है। सवाल है कि क्या सियासी लड़ाई में सारी मर्यादाएं लांघी जा रही हैं? आज इसी मुद्दे पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। स्वागत है आपका आज के एडिशन में। आपने बीच चुनाव में इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाते देखा होगा, या फिर चुनाव के नतीजों पर हाय तौबा मचाते हुए सुना होगा। लेकिन ये पहली बार है जब चुनाव महीनों दूर है, लेकिन विपक्ष का हमला अभी से ही शुरू हो गया है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को मिलने से कोई फायदा नहीं है। ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, शामिल है। चुनाव आयोग ही बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन हमला सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं है, आरएसएस पर भी निशाना साधने में विपक्ष ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। बीजेपी का छुपेआम आरएसएस से भी तो अलायंस है। वो क्या देश विरोधी नहीं है? वो क्या सांप्रदायिक नहीं है? उन्होंने क्या देश का माहौल खराब नहीं कर रहा है? सियासी दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रविदास मेहरोत्रा भारतीय जनता पार्टी को आतंकी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं, और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। बीजेपी की तीसरी बार कंटिन्यूसली सेंटर में सरकार बनी है। क्या जनता ने टेररिस्ट को वोट दिया? समाजवादी पार्टी के लिए पीएफआई और सिमी आतंकी नहीं है। जो सनातन को सम्मान देते हैं वो उनके लिए आतंकवादी है। इस बीच बिहार में एक बड़ी घटना हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। अब आपका ना लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए। तो बीजेपी कह रही है कि चुनाव में वक्फ का मुद्दा उठाकर कांग्रेस आरजेडी तुष्टीकरण की जमीन तैयार कर रहे हैं। उधर चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और वो डिप्टी सीएम भी नहीं बनना चाहते। वो अनुभव आज की तारीख में बिहार को आगे लेके जाने का वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। तो ऐसे में गठबंधन में किसी और विकल्प की चर्चा हो मुख्यमंत्री पद के लिए, वो संभव ही नहीं। आप डिप्टी सीएम बनेंगे? जैसा मैंने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर और तुष्टीकरण का दांव चलकर लोकतंत्र की नींव पर प्रहार कर रहा है? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन आपका एक बार फिर इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। बहस का एजेंडा नंबर 1, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना संविधान पर हमला है। क्या सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संविधान पर हमला कर रही है? और सवाल नंबर 2, वक्फ का मुद्दा उठाकर क्या कांग्रेस और राजद
बिहार में तुष्टीकरण का दांव चल रही है? और तीसरा, क्या आरएसएस एक देश विरोधी आतंकी संगठन है जैसा समाजवादी पार्टी ने बयान दिया? तो ये 3 आज के एजेंडे हैं। मेहमान मेरे साथ कौन कौन है आपका परिचय करवा देते हैं। राजकुमार भाटी सपा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। सोमनाथ भारती फॉर्मर मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका अभिनंदन है। एनडीए से मेरे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सत्य प्रकाश मिश्रा नेता जनता दल यूनाइटेड के, दीपक झा भी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं, लेकिन इस समय थोड़ा डिले से चल रहे हैं, देर से चल रहे हैं। चलिए मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत तो समय पर होती है। तो जोरदार तालियों से तमाम मेहमानों का अभिनंदन। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आरएसएस, भाटी साहब, आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है, आपके नेता ये बात कह रहे हैं, किस ग्राउंड पे कह रहे हैं, किन सबूतों के साथ कह रहे हैं? एक नहीं, 2-2, 3-3 कह रहे हैं, क्यों? नहीं, पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत रुख नहीं है, अधिकृत बयान नहीं है। तो रविदास मेहरोत्रा को बाहर करेंगे? कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं। समाजवादी पार्टी, चर्चा उन बातों पे होनी चाहिए समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से कहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं। लेकिन जहाँ तक आरएसएस के बारे में बात है, मैं आपके शो में भी कई बार बोल चुका हूँ, आरएसएस 1925 में गठन हुआ आरएसएस का। 1947 तक देश के स्वतंत्रता संग्राम से आरएसएस दूर रही, और केवल दूर नहीं रही, अंग्रेजों की मदद करती रही। जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तब आरएसएस के प्रमुख उस समय के गोलवलकर जी और हिंदू महासभा के सावरकर जी दोनों गाँव में जा जाकर मीटिंगें करके कह रहे थे अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ, यानी आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। जब देश का संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया, तो उन्होंने, गोलवलकर जी ने ऑर्गेनाइजर अखबार में लेख लिख के कहा स्पष्ट तौर पर कि संविधान हमें स्वीकार नहीं है। जब तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, तब आरएसएस ने कहा ये तिरंगा हमें स्वीकार नहीं है, 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा ध्वज भगवा होना चाहिए। और 2002 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। जब कोर्ट ने आदेश किया, तब 2002 से वो भी 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराते हैं, बाकी दिन नहीं फहराते, अपने किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस से जुड़े हुए तो आप कह रहे हैं अधिकृत हमारा स्टैंड नहीं है, लेकिन आपका स्टैंड भी वही है जो बाकी दोनों नहीं, का। मैं तो आरएसएस की जो एसटी हसन का है, जो रविदास आरएसएस का चरित्र बता रहा हूं, ऐसे नहीं पकड़ूंगा मैं, घुमा के पकड़ूंगा। आखिरी वाक्य बोल रहा हूं। जी जी। राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस से जुड़े हुए गोडसे को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है, और सावरकर का भी नाम आया था, ठीक है। तो जिस संगठन ने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न किया हो, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया हो, राष्ट्रपिता की हत्या में संदिग्ध हो, जो राष्ट्र के संविधान का विरोध करता हो, तो उस संगठन के बारे में क्या कहेंगे? ओके, आरएसएस आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है। शहजाद पूनावाला, जब इनका अधिकृत स्टैंड ये है कि कावड़ यात्रा में जाने वाले भोले बाबा के भक्त ये पहलगाम के आतंकियों की तरह है, तो इनको आरएसएस में भी आतंकवादी दिखना लाजमी है। और ये अधिकृत स्टैंड मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि सिमी मासूमों का झुंड है, पता है किसने कहा है? मुलायम सिंह यादव ने, जब सिमी नाम के आतंकी गुट को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था। तो ये आतंकियों को मानते हैं कि ये अमन और शांति के दूत है, और कावड़ यात्रियों को ये कहते हैं आतंकी है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए हम लोग तिरंगे और संविधान के खिलाफ है। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज की बात करता हूं। एक प्रदेश था जहां पर भारत का तिरंगा और भारत का संविधान लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर। 370 को कब्र में गाड़ने के बाद नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने वहां पर तिरंगा लहराया और संविधान लागू किया और वाल्मीकि समाज को अधिकार दिया। इनकी वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार इसका विरोध करती है 370 हटने का। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि हमारा कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल नहीं था। जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी नाम देख लीजिए, 1942 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई, और हेडगेवार जी जो फाउंडर ऑफ आरएसएस है, जब वो सेडिशन के केस से छूटकर बाहर आए जेल से, तो मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। पर कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिशर थे। कांग्रेस ने जब पहली शपथ ली प्रधानमंत्री की, तब ब्रिटिश की सरकार थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं, और हम लोग जो क्या कांवड़ यात्रा वाले आतंकी हैं?
और मैं उनका कंपैरिजन पहलगाम के इसी पे- आतंकियों के इसी साथ पे किया आ गया। जाता हूं, इसी राष्ट्रीय पे। स्वयंसेवक संघ, जिससे नरेंद्र मोदी आते हैं, जिससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं, क्या वो आतंकी संगठन है? इसी विषय का जवाब हाँ, देता बिल्कुल इसी बात का जवाब। हूं। मैंने अपने पूरे वक्तव्य में आतंकवादी संगठन नहीं कहा, आपके नेताओं ने ना कहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा। अब ये मिसकोट कर रहे हैं, आपके ये नेताओं कह ने रहे कहा हैं, भाई, जो शहजाद भाई कह रहे हैं आप मिसकोट कर रहे हैं बीजेपी शहजाद? मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं क्या मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों की 40 विशेषता सेकंड। होती जी, है जी। सरासर झूठ बोलते हैं, झूठी बात करते हैं। कांवड़ लाने वालों को आतंकवादी कहा किसी ने, ये कह रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। उन लोगों के लिए कहा जो जाके दुकानदारों के आईडी चेक कर रहे थे, जो पैंट उतरवा के हिंदू मुसलमान चेक कर रहे थे। पैंट उतारने तो का ये वीडियो है कहा- किसी के पास? ये कोई कहा सबूत कि नहीं है। जो काम- अच्छा, गोपाल कौन निकला? गोपाल कौन निकला? मेरी अब बात- बताइए ना, गोपाल कौन मेरी निकला? बात सुनो। शर्मा जी ढाबे वाला कौन अमीश जी, निकला? अमीश और अभी जी। गुप्ता चाट भंडार हरिद्वार में कौन निकला? अमीश बताइए जी, कौन कृपया। निकला? क्या उत्तर प्रदेश सरकार, गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकला। मेरी बात सुनना, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है? बिल्कुल क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकारी एजेंसियां ये काम नहीं कर सकती? जायज ये बात है। कोई भी संगठन बना ले, इन्हें किसने अधिकार दिया कि ओके, जाके जवाब, आईडी जवाब, चेक जवाब, करें? जवाब, जवाब। तो उन्होंने ये कहा कि शहजाद, जो शहजाद। काम आतंकवादी पहलगाम में कर रहे थे, ओके। हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। ओके, शहजाद कांवड़ियों पुनावाला, के लिए शहजाद किसी ने पुनावाला। नहीं कहा, ये गलत पेश कर रहे हैं, कांवड़ियों के लिए कहा। अभी मेरे बड़े भाई भाटी जी, जो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इतनी डिबेट की तो वो भी मेरा सम्मान करें, उन्होंने मुझे एक प्रकार से झूठा बोलने की कोशिश की। ये आजम खान का बयान कि बीजेपी आरएसएस को आतंकवादी बुला देना चाहिए। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव चुनकर अभी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और एक प्रचारक प्रधानमंत्री बना है, उसको आतंकवादी बोले, ये आजम खान का बयान। और ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान कि सिमी इनोसेंट है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपके बीच में, भाटी जी मैंने आपके बीच में कभी नहीं बोला। कभी वो बयान तो भाटी बयान जी, रहता मैंने ही है, आपके बीच बयान में तो नहीं अमर बोला। हो जाते हैं जी। एनीवे मैंने बीच में नहीं बोला, पर मैं दूसरी बात, चलिए दूसरा टेस्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने कावड़, हम लोगों ने कावड़ यात्रियों टेस्ट को- नहीं, अब बात बोली। अरे टेस्ट तो, अरे वाह 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 वाह, अगर बोर्ड लगाने को बोलो तो वो तो हाई तौबा मच जाती है। और इनके बयानों का टेस्ट भी ना लिया जाए। पूछे किसने बोला मठाधीश माफिया है? अखिलेश यादव ने बोला कि मठाधीश माफिया होता है। एक बार मेरे बोलो, इंटरव्यू में बोला था। मदरसे में से निकलने वाले बहुत सारे आतंकी गुट होते पाकिस्तान के। एक बार बोला है मौलवी मौलाना होते हैं, नहीं बोल सकते। एक बार पादरियों के लिए बोला है, नहीं बोल, मत बोलिए। और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, अभी उन्होंने संविधान की बात की, क्योंकि संविधान पे भी आना चाहिए। वाह, 50 साल पहले जिस पटना के गांधी मैदान पे संविधान बचाने के लिए मुलायम सिंह, लालू जी सब लोग एक आए थे, आज वहां पर इमारत शरिया के कार्यक्रम में शरिया लागू करने के लिए और संविधान द्वारा पारित कानून को कूड़े के दान में डालने के लिए ये कह रहे हैं समाजवादी, ओके। मतलब संविधान द्वारा पारित वक्फ के कानून को कूड़े दान में डालने को तेजस्वी यादव तैयार हैं और समाजवादी पार्टी का समर्थन है। नाम लिखने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि नाम लिखना गलत है, नाम नहीं लिखना है। इनकी सरकार फिर भी उसे घुमा के कि हम तो फूड सेफ्टी एक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। एक बात बताइए, एक गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकले और आप एक धार्मिक कार्यक्रम में हरिद्वार गए हो। हरिद्वार में अधिकतर लोग 98% धार्मिक कार्यक्रम में ही जाते हैं, या पूजा करने के लिए जाते हैं या अपने पूर्वजों के की शांति के लिए जाते हैं। अब आप बताइए तो क्या करिएगा? गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकल के आपको चाट खिला दे। मैंने तो अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, मैं किसी की सुनी हुई नहीं कह रहा, कि जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं हमारे क्षेत्र में तो हिंदू लोग सबील लगाते हैं, उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन और छुपाते मैंने थोड़ी है। नहीं, बात तो फर्क है ना नहीं, दोनों में। हमें भी बोलने हिंदू दो। लोग ये छुपाते थोड़ी है कि हमें मैं बोलने मुसलमान तो हूं। दो। यहाँ पर गुप्ता बोलने तो गुलफाम दो, कैसे अमीश हो जी। गया? बोलने गुप्ता तो दो। गुलफाम कैसे हो गया? मैं बोलने दे रहा हूं सर बोलने आपको। तो दो। आप ही बोल रहे हैं सबसे और ज्यादा। कावड़ियों के लिए मुसलमान शिविर लगाते हैं, उनकी सेवा बिल्कुल करते लगाए। हैं। अच्छा, ये अब आप कौन सा बोलने तो भाईचारा दे नहीं है? रहे, लगातार तो आप बोल मैं रहे हैं। बिल्कुल कि ये कौन सा मेरा क्या भाईचारा फायदा, मैं चुप ये हो जाता गुप्ता हूं। है, ये गुलफाम बन जाए। क्या नाम है भैया आपका? आपका नाम क्या है? उदय सैनी। अब उदय सैनी का नाम उदय सैनी रहना चाहिए ना। अब ये बोले मेरा नाम शहजाद है। अब बताइए, और शहजाद बन के अगर मुहर्रम बोलना के जुलूस तो- में घुस जाए, ये सही होगा? अच्छा ओके, आप किस पर क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? खड़े होके बोलिए आप। मेरा तो सवाल भाटी जी सवाल नहीं, आप बताइए, गुप्ता चाट भंडार वाला अगर गुलफाम निकले तो सही है? सही कैसे सर? थूक सही है आपको लगता है? बिल्कुल सही नहीं। आइडेंटिफाई क्यों छुपाया जाता है? जब उनके मन में पाप नहीं है तो क्यों छुपाया जाता है? उसमें मूत्र मिला के पिलाते हैं, जूस के अंदर जो है रोटियों में थूक लगा के खिलाते हैं, धर्म भ्रष्ट करते हैं सबको। ओके, ठीक।
ठीक है, ओके ओके, बैठिए, आपका क्या पॉइंट है, बोलिए। सर, जब कोई नाम छिपा के सामने आता है ना, तो कुछ ना कुछ धोखे वाली प्रवृत्ति से आ रहा है। जब मेरा नाम रहमान है तो मुझे रहमान नाम के साथ आना चाहिए, ताकि आपसी भरोसा बढ़े, आपसी विश्वास बढ़े, ना कि नाम छिपा करके। जब हम ये सब होता है। ओके ओके ओके, मैं दोनों बातों से सहमत हूं जी, जो उन्होंने भाई ने कही और उन्होंने कही। मूत्र मिलाने का या थूकने का भी वीडियो आया, लेकिन उस वीडियो की अभी तक जांच नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति आदमी ये काम नहीं कर सकता। कोई अगर मानसिक रूप से बीमार है, कोई पागल आदमी ये काम कर दे, तो उसे पूरे समुदाय पर नहीं थोप सकते। बिल्कुल नहीं थोप सकते। सकते। एक समुदाय पूरा यही काम करता है। दूसरी बात, नाम छिपाने का भी यही उदाहरण है। नाम तो बहुत लोग बदलते हैं। जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था वो योगी आदित्यनाथ हो गया। नहीं, दीक्षा ली उन्होंने, लोग बदलते हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल है। है। ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। दीक्षा ली योगी आदित्यनाथ बनने के लिए। और योगी, देखिए, योगी बनना कोई सामान्य नहीं है, हर कोई योगी नहीं बन सकता। ओके, आखिरी बात कह दूं। ठीक है, ठीक है, देखिए, जो लंबा बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग कांवड़ की यात्रा चलती है 15 दिन, जो लोग 11 महीने उसी जगह पर रोजगार करते हैं, उन्हें फिर बंद कर दिया जाए तो उन्हें दुख तो होगा ही। ठीक है, जवाब तो ये मजबूर क्यों किया जाता है कि वो नाम कोई बंद नहीं कर रहा। आइडेंटिटी रिवील करने की बात है, आइडेंटिटी खुलेआम बताइए, जो आप हैं वो बताइए। पहले सबसे तो ओके, योगी आदित्यनाथ और अजय बिष्ट। अमीश जी, मुझे बड़ा दुख हुआ, वैसे मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर एक साधु, एक संत, एक मठाधीश, एक गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर अपने सारे समाज को, अपने सारी चीजों को त्याग कर परिवार को वो योगी बनते हैं, तो उनकी तुलना एक नाम बदलकर गुप्ता से गुलफाम जो है और जो ढोंग कर रहा है, जो ढोंग रच रहा है, उसके साथ तुलना करते हैं। मतलब मठाधीशों के लिए, हमारे महामंडलेश्वरों के लिए, हमारे जो पुजारी संत हैं उनके लिए कितनी दुर्भावना है। दूसरी बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनको पता है नाम क्यों बदलना और छिपाना अच्छा लगता है। एक और व्यक्ति आया था नाम और पहचान बदल के, आप भूल गए अमीश जी। 26/11 में कलावा पहनकर अजमल कसाब आया था। अगर तुकाराम ओमड़े नहीं पकड़ते तो हिंदू टेरर की रचना कर देते ये लोग। ये हिंदू टेरर बोलने के लिए अब ये आइडेंटिटी छुपाने का काम करते हैं। आज तक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बोलते हैं हिंदू टेरर है 26/11। बोलिए कि गलत बोलते हैं? वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको ये आइडेंटिटी छुपाकर। और आपका क्या कहना है, केवल मुसलमान आइडेंटिटी छुपाता है? ये कानून सबके लिए है। क्या गुप्ता, क्या गुलफाम, दोनों को नाम बताना है, परंतु इनका शक केवल गुलफाम पर है कि गुलफाम ही छिपा रहा है और उसको बचाना है वोट बैंक के नाम पर। यही आपकी मानसिकता और प्रवृत्ति है। ओके, भरे स्टूडियो के अंदर लोगों के सामने, और जो करोड़ों व्यूअर्स इस समय स्क्रीन के उस पार खड़े हैं, आपने योगी आदित्यनाथ को, आपने बोला कुछ लोगों ने नाम बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी शिक्षा दीक्षा से अपने नाम को बदला है। वो नाम बदलना नहीं होता। महंत योगी आदित्यनाथ हैं। मेरा फिर कहना है कि कुछ चीजों पे हम गुरेज रखें, राजनीति अपने तरीके से चलती रहेगी। सत्यप्रकाश मिश्रा, जो योगी आदित्यनाथ जी को इस मंच पे कहा गया, उसके ऊपर आपकी राय, और क्या आपको लगता है कि वक्फ के कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे अगर इंडिया अलायंस की सरकार कभी भी आ गई देश में? तो क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जब उनके गुरु ने उनको नाम दिया होगा, तो क्या पूरा देश और पूरा राज्य उत्तर प्रदेश उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट नहीं जानता था? सब कोई जानते थे कि उनका असली नाम क्या है। भारतीय यौगिक परंपरा में जो यहाँ ऋषि मुनियों की एक संस्था है, वो अपने शिष्यों को नया नाम देते हैं। आप बताएंगे भाटी जी, स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? मैं जानता हूं, मैं बता सकता हूं। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र। आप बताएंगे अभिमुक्तेश्वरानंद जी का क्या नाम है, जो शंकराचार्य हैं? हर शंकराचार्य का जो पारिवारिक नाम है, किसी भी साधु संत का जब वो शरणागत होते, दीक्षा लेते घर से, उनका नामकरण नया किया जाता है और उनके पुराने नाम की जानकारी सबको होती है। तो ये तुलना कर देना कि गुप्ता मिष्ठान भंडार या जो भी था हरिद्वार में, वो किसी गुलफाम का है और योगी जी का नाम जो अजय सिंह बिष्ट है, दोनों बराबर है, तो मुझे भाटी जी थोड़ा आपकी बुद्धि पे अब शक होता है कि समाजवादी मूल्यों में ये बुद्धि आई कहां से। मैं आपका समाजवादी होने के कारण बहुत सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान है। आपको इससे बचना चाहिए था। राजनीति में विरोध इतना ना हो जाए कि व्यक्तिगत वैमनस्यता पर उतर आए, इस तरह की घटिया राजनीति पर उतर आए। नाम बदलिए, खूबसूरत नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बताइए तो सही कि आपका असली नाम भी क्या है। अगर गुलफाम को गुप्ता पसंद है तो स्वागत है उनका, कोई दिक्कत नहीं है, बदलिए खूब नाम, लेकिन चालाकी करिए। हरिद्वार रूट में ये चालाकी देखिए सोमनाथ भारती। ओके, एक बात 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। अच्छी तरह जानता हूं कि हिंदू परंपरा में जब कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो फिर नाम भी आप बोल रहे परिवर्तित हैं। करता है। देखिए सुनिए, लेकिन इसके साथ साथ
वो अपनी जाति, अपना परिवार सब छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ रखा और है वो योगी आदित्यनाथ ने। सांसारिक अब मैं मोहमाया भी बताता छोड़ हूं। देता है। कृपया मैं बताता हूं। सुने, योगी जी ने नहीं छोड़ा है। नहीं। योगी जी अभी भी, इसका जवाब मैं दूंगा। अरे सुन तो लो, सुन, बीच कुछ में कहना आप चाह बीच रहे में हैं। बोलना एक- नहीं। एक- 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 योगी जी अपने भतीजे के नामकरण में अपने घर गए और वहाँ डांस किया, और योगी जी ने एक पत्रकार को, सुनो, मैं घोर सुन तो लो यार। नहीं अरे भाटी जी, मैं मैं माफी खबा- चाहता मैं हूं। दिखा दूंगा मुझे- आपको। आप दिखाइए, आप अच्छा, दिखाइए। सुन नहीं, लो, पहले सुन लो। दिखा दीजिए कि योगी जी बात नहीं, पूरी मैं होने नहीं दो। सहन कर सकता मतलब ये। और आप जावेद कह पत्रकार रहे ने हैं, पूछा। वो पार्टी मैं कह माफी रही चाहता है हूं, आपको ये जिसके गलत परिवार में आगे परिवार, पीछे परिवार, दाएं परिवार, बाएं परिवार, वो कह रही है योगी आदित्यनाथ एक बार अपने भतीजे के नामकरण में जाएंगे। आज क्योंकि बोला गया है, मैं कभी चीजों को सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन आज मुझे करना पड़ेगा कुछ चीजों को सार्वजनिक। एक सेकंड, योगी आदित्यनाथ की बहन आज भी चाय बनाती है पहाड़ के ऊपर, हंसने की बात नहीं है। एक सिटिंग सीएम है 9 साल से 7 साल से, उसकी बहन अभी भी चाय बनाती है और पटरी पर चाय लगाती है। उनका परिवार सामान्य परिवार की तरह रहता है, एक गरीब परिवार की तरह रहता है। योगी आदित्यनाथ को आप बोलेंगे कि पारिवारिक मूल्यों के साथ कोई चल सकता है, लेकिन अगर उनको परिवार का मोह होता, आज उनके भी भाई, चाचा, भतीजे किसी जगह पे होते। मैं बताना नहीं चाहता किस किस पार्टी के इस देश में कौन कौन है, इसलिए मैंने इस बात को सार्वजनिक किया, और ये पब्लिक में है बात, ये पब्लिक में बात है कि उनकी बहन क्या करती है, और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड, क्योंकि एक वाक्य, केवल एक वाक्य रोक भाई, हमारा वाक्य मैं पूरा माफी नहीं एक सेकंड, आप नहीं, सबको सुनिए, रुकना पड़ जाएगा। हमारा वाक्य पूरा नहीं होने देते। दूसरे सोमनाथ जब भारती। पत्रकारों ने ये पूछा उनसे, योगी जी से, कि आप अपनी जाति पर गर्व करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी जाति में भगवान पैदा हुए हैं। तो वो जाति को भी पकड़े हुए हैं, ओके। वो धर्म को भी देखिए, पकड़े योगी हुए आदित्यनाथ हैं। और जो ये इतना दावा कर रहे थे, लेकिन देखिए अगर कांग्रेस ये इतना चर्चा दावा कर रहे में, थे, कांग्रेस देखिए, थोड़ा डिले से चल मेरे रही है, पास लेकिन वीडियो है। आ गए हैं दीपक झा, आइए, स्वागत है आपका। देरी से आए हैं, देर हो गई इनको आते आते, इनका स्वागत है, ये देर से आए हैं। ठीक है, सोमनाथ भारती, अब आपका टर्न है, बोलिए। कांग्रेस तो धीरे से चल रही है, डिले से चल रही है, पीछे चल रही है। कांग्रेस वाले पे आ जाएंगे, लेकिन जो आपने अरे ये अभी तो आए हैं, इन पे मत आइए। मुझे मालूम है इनका डिले ही आना है अभी। अच्छा, अब क्या है कि जो माननीय योगी जी के बारे में बात कही मेरे साथी भाटी जी ने, देखिए क्या है कि इसी धरती से एक और शख्स आते हैं, उनका नाम भगवान बुद्ध। सबको पता है कि भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके सन्यास लिया। योगी जी उल्टा गए, ये सन्यास छोड़ करके राजपाट ले लिया। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, चूंकि योगी जी योग परंपरा से आते हैं, तो उम्मीद ये थी कि वो काम नहीं करेंगे जो योगी को शोभा नहीं देता। 2024 में इस उत्तर प्रदेश में जो बहुत पवित्र धरती है, यहाँ कबीर हुए, यहाँ बुद्ध हुए, यहाँ गोरख हुए, भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, इतनी पवित्र धरती है, वहां पे इन्होंने क्या किया, 27,308 मंदिरालय खोल दिया। और 2025 में 27,000 सत्यप्रकाश जी, क्या अद्भुत, सत्यप्रकाश जी बोल रहा, पहली बार बोल रहे हैं, उनको डेट और 2025 में 27,000 स्कूल बंद कर दिए, 27,000 स्कूल बंद, और 27,308 मंदिरालय खोल दिया। तो विद्यालय चाहिए कि मंदिरालय चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू समाज में जिससे मैं आता हूं, वहां हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो। उस विश्व में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई भी है, सारे ही हैं। उसी प्रकार से कुरान शरीफ में जब रब को याद किया तो कहा रबुल आलमीन, रब जो पूरे आलम का है, रबुल मुसलमीन नहीं कहा कि रब जो सिर्फ मुसलमानों का है। मैं ये जानना चाहता हूं, जो हमारे ग्रंथों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने हमें नहीं बांटा, तो ये नेता हमें कौन होते हैं बांटने वाले? सही आप कह रहे हैं, नेता कौन होते हैं बांटने वाले? क्यों बांटती है भाई भारतीय जनता पार्टी? नफरत का एजेंडा चला रही है, बांटती है और अपनी राजनीतिक दुकान चलाती है। जवाब शहजाद पूनावाला। पर सोमनाथ जी से कितना आग्रह है कि मैंने जैसे सुना, मेरी बात हाँ, वो सुनते हैं भाई, वो नहीं बहुत बोलते। सुंदर बात कही उन्होंने, कुरान, गीता सबके बारे में बताया। तो मैं बोलता हूं कि कई मंदिरों में इफ्तार के लिए तो व्यवस्था की जाती है, एक बार एक मस्जिद चुन लीजिए जिसमें आप हनुमान चालीसा करा दो,
एक मस्जिद आपकी कह तो सुनो रहा हूं ना, देखिए सर, मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था अमीश जी, मैंने आपसे पहले ही संरक्षण मांगा था। मैं ठहरा एक पसमानदा, मुझे तो अशरफों की मस्जिदों में घुसने भी नहीं देते, मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बोलने दीजिए ना, गरीब लोग हैं आप। हाँ मैं बोलने दीजिए ना, हम जो भी है हम समझ लेंगे, मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी प्लीज, अब आप तो वैसे ही डिले से चल रहे दीपक हैं। जी पहले ही आपका तो पहले आपकी गाड़ी लेट चल रही है। हाँ देखिए ऐसा है, पहले ही दीपक बुझ गया है, अब कहाँ दीपक को झलाते फिर हम लोग। हाँ कोई जनता भी झलाने के तक उसमें नहीं। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि ये जो आ गए संन्यास छोड़कर राजपाट में, ये 2 BHK में रहेंगे और फिर शीश महल में जाने वाले कह रहे हैं। जो पाठशाला की बात कह रहे थे वो मधुशाला बनाने वाले कह रहे हैं, और जिन लोगों ने कहा था नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, नशा युक्त कहने वाले कह रहे हैं। ये इनका हिपोक्रेसी है भाई। आम आदमी पार्टी ने 1 पे 1 फ्री बेचा। प्लीज, मैंने आपके पीछे नहीं बोला अमित जी। हर जी वो कह रहे हैं कि मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए अमित जी, ऐसे नहीं अमित जी, आप बोलिए ना, आप अपने टर्न पे बोलिए 10 सेकंड। आखिरी बात, देखिए वैसे तो मैं भाटी जी से उम्र में भी और समझ में बहुत कम हूं मैं। भाटी जी ने बोला कि योगी जी डांस कर रहे थे किसी प्रोग्राम में। डांस करना वैसे हमारी मान्यताओं के खिलाफ नहीं है, हमारे तो शिव जी भी तांडव करते हैं, शिव जी भी नृत्य का उनकी वो प्रतिमा भी है नटराज की। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी का भाई, भतीजा, पोता, पोती, दादा, दादी, ये सब लोग राजनीति में नहीं है। आपका एक समाजवादी पार्टी का एक परिवार, यादव परिवार, उसके 25 सदस्य चुनाव लड़ते हैं। राजकुमार भाटी तक को टिकट कितनी बार मिलता है देख लेना। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की बहन का वीडियो उठाकर देख लीजिए कि किस स्थिति में वो रहती है। एक छोटी सी दुकान में चाय की व्यवस्था करती है और जो नाम है वही बताती है। दीपक, बहुत आपको देख के एक बात याद आ रही है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। लेकिन आए हैं, देर आए हैं, लेकिन हो सकता है दुरुस्त आए, हो सकता है दुरुस्त ना आए, मुझे नहीं पता। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में भी जाके चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप बताइए। बात यह है कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। जो आपने कही बात उसका जवाब दे रहा हूं। एक स्मार्ट सिटी बनाया है मोदी जी ने गुड़गांव, वहां से मैं निकला 1:30 बजे, दूसरे स्मार्ट सिटी आना था नोएडा और लग गए 2.5 घंटे। ये देश की जनता को सारे इनको चुप करा दीजिए। आप अपनी बड़ी गाड़ी से आ रहे होंगे ना? अरे गाड़ी बड़ी हो छोटी हो, मेट्रो, आप अपनी बड़ी वाहन से आ रहे होंगे, तो मेट्रो पे आते तो पहुंच जाते। एक बात बताइए, बड़ी गाड़ी से आने के लिए तो बड़ा स्मार्ट शहर बनाया था, 100 स्मार्ट शहर बनाए थे इन्होंने, तो क्या हुआ? हवाई हो गई। इनकी ढोल में पोल है ना जो, तो पूरी देश की जनता ने आज देख लिया। मैं बताना चाह रहा था, मैं चाहता हूं कि आप चलिए। एक सेकंड, आप खुद तो गुड़गांव से नोएडा पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप खुद तो गुड़गांव से नोएडा पहुंच नहीं चाहते और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाना चाहते हैं, और इनको अमेरिका पहुंचाना चाहते हैं, और इन्हें अमेरिका पहुंचाना चाह रहे हैं। आप बोले ये अमेरिका पहुंच जाए, ये अमेरिका पहुंच जाए। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप बोलते बहुत है, सुनते किसी को नहीं है। समस्या है बिल्कुल। अच्छा। बात यह है कि बिहार की बात भाजपा करती है। मैं सुनता हूं लेकिन सुनाता भी उतने उससे ज्यादा। सुनाइए, लेकिन जिनको सुनाना है उनको आप नहीं सुना सकते। हम लोग पूरे पिछले 10 सालों से कह रहे हैं जो मीडिया आप सुनते सुनते हताश हो चुके हैं, अब सुनने के काबिल नहीं है। सुनिए अमीश भाई, आप भी थोड़ा सुनिए। दीपक भाई बोलिए, इन्हें अमेरिका क्यों भेज रहे हैं? आप तो नोएडा तक नहीं पहुंच पा रहे, इन्हें अमेरिका भेज रहे हैं। तो मोदी जी का शहर है, स्मार्ट शहर बनाया, नोएडा भी नहीं आ पा रहे। ये सोमनाथ भारती को क्यों अमेरिका भेज रहे हैं? सोमनाथ भारती जी तो देखिए 2 बोतल का नशा है, 2 बोतल का नशा कहीं भी पहुंच सकते हैं। आम आदमी पार्टी है, आम जनता को 2 बोतल में उतारना चाहती थी। सुनिए 30 सेकंड। दिल्ली की जनता को सुनिए, इनको चुप रहिए अमीश भाई। दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता को 2 बोतल खेलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी से आता है। चुप करिए। ओके, अमीश अभी जेल का हवा खा रहा है। जब दिल्ली लेकर के आए तो ये 2 बोतल नशे के साथ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि दिल्ली की जनता को 2 बोतल में उतारना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको पहुंचा दिया। जाके आप यमुना जवाब दूंगा इसका। इन्हें 30 सेकंड का अधिकार है भाई। बेचे नहीं, हारे हुए हैं। अब हारे हुए व्यक्ति गुस्सा हारे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ये बिहार लड़ेंगे, इनका चेहरा देखिए, इनका रुतबा देखिए, कुछ नहीं, 2 बोतल नशे में है। आज आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, मोदी जी के सामने खड़े नहीं होते, मोदी जी को जेल में डालने चले थे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं राहुल गांधी मोदी जी से डरते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अरे जानते नहीं है।
अब ये ज्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है। अरविंद जवाब दे दूं केजरीवाल को इनका जानते हमेशा। नहीं है, पहचानते नहीं है। सोमनाथ भारती आपकी देखिए, एकदम शांति शांति। बड़ी ओके। शालीनता से मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने पिछले इतने चुनावों में 3 चुनाव दिल्ली में हो गए, इस शून्य से ऊपर नहीं आ रहे हैं। जी उस पार्टी शांति को देखिए आप, अब ये पहली बार हमने हमने देखा कि शून्य लाकर के भी कांग्रेस वहां पे नाच रही थी, दिल्ली में जश्न मना रही थी। शून्य आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे कह रहे कि भैया भाजपा का हमने साथ दिया, भाजपा की हमने सरकार बनाई। कांग्रेस की औकात ये हो गई है। दूसरी बात, वो कह रहे अरविंद केजरीवाल को पहचानते नहीं है, अमेरिका भेजना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने पहचाना केजरीवाल को। एक बार मरहूम शीला दीक्षित जी ने भी ये बात कही आप क्या कह रहे हैं? दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता भी केजरीवाल को नहीं बार- पहचानती। बोरिया तो बिस्तर साफ अगर कर दिया। केजरीवाल को फिर भी 22 विधायक आए ना, 22 विधायक तो आए हैं। आपके कितने विधायक आए? छोड़िए ना, 22 विधायक आए हैं। कांग्रेस के कितने बोरिया विधायक है दिल्ली बिस्तर में? साफ कर दिया। अरे देखिए कितने दिल्ली हैं? की जनता, दिल्ली की अरे कितने हैं भाई? अरे सोमनाथ भारती पूछ रहे कितने विधायक आए? सोमनाथ विधायक भारती हैं? से पूछ ले लोकसभा में कितने आए हैं इनके। अरे कितने विधायक लोकसभा आए? में दिल्ली कितने में आए? कितने आए मध्य आपकी? प्रदेश में दिल्ली कितने में आए? कितने आए? अरे मध्य प्रदेश में कितने आए? आप लोकसभा लड़ने गए थे ना, 15 विधायक बहादुरी तुम्हारे आए दिखाने थे गए थे ना। गुजरात में, 5 ज्वाइन कर लिए बीजेपी। देखिए सोमनाथ 15 आए भारती थे के पास गुजरात एक में, ही 5 ज्वाइन कर लिया अभी बीजेपी। मुश्किल ढंग से बोलिए। ये हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की जो है ना, वो जो प्रेमी प्रेमिकाओं वाले मिलन होता है रात को, वो चल रहा है। वो पकड़ी गई है, प्रेमी प्रेमिकाओं वाला मिलन होता है रात को। वो पकड़ी गई है इनकी। कब पकड़ा आपने? ये पकड़ा हमने, पकड़ा क्योंकि एक जनता के बोतल का सामने कमाल है। जनता एक के दो सामने बोतल का इनकी हिम्मत कमाल नहीं है। देखने को। ये आपके भाई मैं डिबेट समझ में- नहीं पा रहा, राजनीतिक सामने डिबेट हो रही है या हिम्मत ओवर निकालने रूम को। की डिबेट हो रही है ये? इसलिए ओके कांग्रेस और बीजेपी की जो दोस्ती है, यारी है, वो पकड़ी गई है इनकी। एक वाक्य भाई सबसे ज्यादा तनाव में तो हमें हमारी दोनों महबूबा आपस में लड़ रही हैं। एक वाक्य इस पे, एक वाक्य केवल एक वाक्य। इनका दोनों का रवैया देखकर भारती जी और मेरे मन में आ रहा है कि यार सोनम से ज्यादा बेवफा तो ये दोनों एक दूसरे से। भाई एक साल पहले साथ में थे और एक साल के बाद लेकिन ऑल सेड एंड डन। देखिए बिहार में आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि अमेरिका में भी लड़ सकते हो आप लोग चुनाव। आप कांग्रेस का खेल और राजद का खेल बिगाड़ने के लिए लड़ रहे हो। देखिए खेल किसने बिगाड़ा मैं बताता हूं आपको। जब ये इनके 5 एमएलए छोड़ करके कांग्रेस बीजेपी गए, तो कांग्रेस ने हमें कहा कि भाई साहब जब हमारा उपचुनाव हो तो आप मत लड़िएगा। हमने कहा ठीक है जी। हमने कहा भाई हमारा भी एक छोड़ के गया है बीजेपी, अब तुम मत लड़ना। इतने धोखेबाज हैं। कांग्रेस धोखेबाज है। इनके डीएनए में धोखा कौन है धोखेबाज? कांग्रेस धोखेबाज है। कांग्रेस के डीएनए में धोखा है। ये इन्होंने जो है वहां पे कैंडिडेट खड़ा करा है, किसको कहने पे? भाजपा कहने आपको बोला क्या था? ये खुलासा क्या? भाजपा कहने पे। आपको बोला था नहीं खड़ा करेंगे और फिर खड़ा कर दिया। जी अमीश जी, इसलिए क्यों करते हैं आप अलायंस लोग? पॉलिटिक्स, क्यों धोखा देते हैं इतना? अलायंस पॉलिटिक्स। देखिए सुनिए, ये चाहते हैं कि समाजवादी यहां ना लड़े, ये चाहते हैं टीएमसी बंगाल में ना लड़े, ये चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी रहे और कांग्रेस रहे। बस पर देखिए बीजेपी का जो फुटप्रिंट है वो कांग्रेस का नहीं है। ओके धोखा है। उत्तर प्रदेश में तो सपा बीजेपी के साथ लड़ रही है, कांग्रेस तो नहीं लड़ रही है। ओके जवाब देखिए केजरीवाल धोखा क्यों देते हैं? ये देखिए केजरीवाल धोखा क्यों देते हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी का मुखिया वो था जो अपने बच्चों की सौगंध खाता था। न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा, न टीवी लूंगा, न मोबाइल लूंगा, बस मैं मंदिर के सामने बैठूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। और क्या किया इन्होंने? दिल्ली की जनता को 2 शराब की बोतलें फ्री में दे दिया। पहली बात तो शराब बांटने वाले लोग दिल्ली की जनता को शराब बांटने वाले, चुप कराइए, चुप कराइए अब इनको, चुप कराइए इनको, चुप कराइए। आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। कहता हूं कि भाजपा कांग्रेस की आ रही है। सुने इन दोनों की आ रही है। अच्छा बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो आपको क्या तकलीफ है? अरे लड़े ना भैया, कहीं भी लड़े, कहीं भी लड़े। अब इनका काम ही लड़ना। यहाँ लड़ रहे हैं, बिहार में लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। लड़ने के सिवा कुछ नहीं है। इस समय एक सेकंड, एक बहुत बड़ी खबर है। ये मैं उप सेना प्रमुख राहुल आर सिंह की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 3 देशों का रहा है। युद्ध के समय चीन ने पाकिस्तान को पूरे तरीके से सपोर्ट किया। पाकिस्तान के पास तुर्की के ड्रोन थे। भारत ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की के साथ मुकाबला किया। पाकिस्तान के पास 81% सैन्य उपकरण चीनी हैं। पाक को हमारी सैन्य गतिविधियों की जानकारी थी। पाकिस्तान को यह जानकारी चीन दे रहा था
और तुर्की के ड्रोन एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में बैठे थे, तो भारत ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, चीन से भी लड़ रहा था और तुर्की से भी लड़ रहा था। यह पहली बार बयान आया है उप सेना प्रमुख का, यह बड़ी बात है। और आप पूछ रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं सवाल, यह सवाल आम आदमी पार्टी ने भी नहीं पूछा, आपने पूछा, आपके नेता ने सवाल पूछा, राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि कितने हमारे फाइटर जेट गिरे। हम 3 देशों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे और आप मजाक उड़ा रहे थे यहाँ पर। अमीश जी, हम 40 सेकंड। हम पहले दिन से कह रहे थे हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हम चाइना से लड़ रहे हैं, हम बांग्लादेश से लड़ रहे हैं, हम सारे अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हैं। कोई सार्क देश आपके साथ नहीं खड़ा है। मोदी जी जाके 150 देशों में घूम के आते हैं, गलबैया करके आते हैं, आपके साथ खड़ा कौन है? अमेरिका। नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि अगर चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो ये मोदी की गलती है? बिल्कुल मोदी जी की गलती बहुत है। बढ़िया। विदेश नीति फेल हो जाती है आपकी। और 1962 में किसकी गलती थी जब चाइना जमीन का इतना बड़ा हिस्सा ले गया था? सुनिए अमीश जी, 1962 में मत जाइए, 1950 में मत जाइए, 2025 की बात करिए। शी जिनपिंग को किसने झूला झुलाया? तो पीओके 2025 में मांग रहे थे ना, आप लोगों ने सुना कि कांग्रेस कह रही थी पीओके लाके दीजिए। पीओके कब दिया था? पीओके दिया कब था? तो क्यों बात कर रहे हो उस पीओके की जो पंडित नेहरू ने दे दिया था? जवाब दीजिए। से पहले बात करेंगे। ओके, शहजादपुरा वाला, वर्तमान की बात करिए। शहजादपुरा वाला, मैं फिर आता हूं राजकुमार भाटी पर, मैं फिर आता हूं राजकुमार भाटी और सत्यप्रकाश मिश्रा। एक सेकंड, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा आपके पास आता हूं। भारत एक मोर्चे पर 3 देशों के साथ युद्ध लड़ रहा था, ये उप सेना प्रमुख ने बोला, बड़ी बात है। ये बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है कि तीनों को मुकम्मल शिकस्त भी भारत ने दिया। जब चाइना के पूरे तालियां इस बात के लिए, भारत ने शिकस्त दी है, तालियां इस बात के लिए। और जय हिंद, वंदे मातरम। उसके बाद लाहौर में भी कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद में भी कब्जा कर लिया था आपने। तो मजाक मत उड़ाइए भारतीय सेना। नहीं, आप बताइए ना, आप लोगों ने ही दिखाया था, आप लोगों ने ही बताया था लाहौर में कब्जा हो गया पाकिस्तान के। खड़े होके बोलिए। दीपक जी, आपकी पार्टी और आपके नेता बार बार देश के सेना का मजाक क्यों उड़ाते हैं? और अभी भी आप उड़ा रहे हैं सेना का मजाक। भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी उड़ाते हैं जब पोस्टर लगाते हैं सेना का, और सेना के नाम पे वोट मांगते हैं। नहीं, ये क्या बात है? आप कह रहे हैं लाहौर तक भी कब्जा कर लिया था वोट मांगते हैं, सेना की शहादत के नाम पे वोट मांगते हैं। कौन मांगा था? बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना से सबूत कौन मांगा था? सेना से सबूत आपकी पार्टी ने मांगा था, सरकार का काम है, मैं आ रहा हूं, सरकार सबूत देगी। शायद दुनिया में शायद ही कोई विपक्ष का नेता होगा कि अपने देश की आर्मी जो युद्ध लड़ रही हो उस बीच एक सवाल पूछे कि तुम्हारा विमान कितना गिरा है। क्या इजराइल और ईरान में जब युद्ध हो रहा था दोनों देश की सेनाओं में कोई पूछ रहा था क्या? बीच में नहीं होगा ये। यूक्रेन और रसिया अनफेयर कर रहे हैं, यूक्रेन और रसिया लड़ रहा है कि क्या दोनों देशों के किसी नेता ने अपने देश से पूछा क्या कि तुम्हारा कितना विमान गिरा? और उसके बावजूद जब भारतीय आर्मी के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया कि हम कैसे युद्ध को, ऑपरेशन सिंदूर को हॉल्ट पर रखें और माकूल जवाब देंगे अगर उधर से कार्रवाई होगी, एक स्ट्रेटेजिक चेंज भी आया। उसका तो स्वागत नहीं किया कांग्रेस ने कि हर आतंकवादी हमला देश पर हमला माना जाएगा। ये तो जुगाली कर रहे थे ना मुंबई हमले के बाद, तरह तरह के ध्यान भटका रहे थे। आरएसएस ने किया, हिंदू ने किया, ध्यान भटका। इतिहास राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा। जिसकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है, उसको माफ नहीं करेगा। माफ नहीं किया जा सकता। ये सैन्य सवाल है, सीमा का सवाल है, ये भारत के मस्तक का सवाल है। मैं बिहार के ऊपर आता हूं, पाकिस्तान के डोसियर में मैं बिहार के ऊपर आता हूं। नहीं, राहुल गांधी को इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ये देश पर हमला है। राहुल गांधी कह चुके हम स्टेट से लड़ेंगे, तो राहुल गांधी जी को इस बात के लिए सर झुकाकर भारत माता से माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे आज मांगे चाहे कल मांगे। बाकी सब तो सत्या जी ने बोल दिया, सत्य ही बोलते हैं। पर मैं एक चीज, सिक्किम को भी इन्होंने बोला कि ये पड़ोसी राष्ट्र है और पीओके को पाकिस्तान का बता दिया। हम 3 फ्रंट नहीं, हम 4 फ्रंट से लड़ रहे थे। कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान और पाकिस्तान का गुणगान किया है। और इसीलिए आप बोलिए ना, सड़क का गुंडा, कारगिल युद्ध बीजेपी का युद्ध है। 5 साल तक कारगिल युद्ध के कमेमोरेशन में ये नहीं गए। इसके बाद इन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान से जाकर कहा कि बलूचिस्तान में हमारा हाथ था। और आज मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं, मुंह तोड़ जवाब देते, घर में घुसकर मारते, वो भी न्यूक्लियर देश में। ओके, टाइम टेकन। राजकुमार भाटी की बारी है। राजकुमार भाटी, ऑल विद ऑल फेयरनेस, देखिए इस देश की सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं हो सकता, लेकिन इस देश में सबूत मांगने की एक प्रक्रिया रही है। आपकी पार्टी के नेता भी सबूत मांग चुके हैं, ये भी सबूत मांग चुके हैं। अब आप संविधान के रक्षक बनते हैं, संविधान सम्मत जो संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसको गाली देते हैं, बोलते हैं वो बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है। अब बताइए क्या करिएगा? संविधान सम्मत नहीं है इलेक्शन कमीशन का। भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क है और उसकी हिम्मत नहीं है
कि भारत का वो मुकाबला कर सके। संविधान के भारत की सेना विश्व की शानदार सेना है और सेना ने हमेशा बढ़िया काम किया है। सेना के शौर्य पे किसी को सवाल नहीं, सेना की वीरता पे किसी को सवाल नहीं, और जो ऑपरेशन सेना को दिया जाता है सेना उसे पूरा करती है। सवाल राजनीतिक नेतृत्व पर हैं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी गलतियां की हैं कि अब मोदी जी ने उसका नाम लेना भी बंद कर दिया है। ये जब खबर आई कि विमान गिरे हैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती रही, फिर सेना प्रमुख ने, हमारे जो रक्षा प्रमुख हैं चौहान साहब, अनिल चौहान साहब, उन्होंने इंटरव्यू में स्वीकार किया, आपने भी वो इंटरव्यू देखा होगा, कि हाँ कुछ विमान गिरे। लेकिन अभी एक इंडोनेशिया में एक सेमिनार हुई थी जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी में, वहाँ हमारे नेवी के कैप्टन ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने हमारे हाथ बांध दिए थे इसलिए हमारे विमान गिरे। यानी पहले दिन सेना को निर्देश था कि पाकिस्तान के सेना अड्डों को नहीं छेड़ोगे, सैनिक अड्डों को। ये तो ऐलानिया करा भारत की सरकार ने, ऐलानिया बोला तो था। ऐसा क्यों करा? जब आप किसी देश में घुस रहे हो, इतनी बड़ी मूर्खता आप कर रहे हो, और जब पाकिस्तान ने हमला करना शुरू कर दिया, नहीं 10 सेकंड, ठीक है, जब पाकिस्तान ने हमारे ठिकानों पे हमले शुरू कर दिए, हालांकि वो हमारी सेना ने हमले रोक दिए, तब अगले दिन 7 तारीख को रोके रखे, 8 तारीख को आदेश दिया, और 2 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। फिर मैं इलेक्शन कमीशन में राजनीतिक गलती थी, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। राजकुमार जी, अब आप राजकुमार जी ने सारी बातें बोली, अब एक वाक्य उनको भी सुनना पड़ेगा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया उरी के बाद, हमने पुलवामा किया, बालाकोट किया पुलवामा के बाद। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 26/11 के बाद क्या हमला किया था हमने? 26/11 के बाद क्या किया था हमने, बताइए। 26/11 10 सेकेंड, 26/11 में इनकी सरकार ने सपोर्ट किया था, समाजवादी ने सपोर्ट किया था कांग्रेस को। मनमोहन सिंह का ऑफिशियल बयान था कि मुझ पर बहुत दबाव था पर मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, और फिर अनेकों किताबों में, मनीष तिवारी की किताब में लिखा है कि वोट बैंक के चक्कर में कोई कार्रवाई करने का उन्होंने आदेश नहीं दिया था। यह डिफरेंस है कि पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन, आज मुंह तोड़ जवाब। और सिंदूर का तो वीडियो जारी हो चुका है, वहां पर शाहबाज का सेक्रेटरी क्या, वहां के डिफेंस के लोग बोल रहे हैं कि या तौबा तौबा, क्या हो गया, फजर की नमाज से पहले सब कुछ तमाम हो गया। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं दीपक झा? इलेक्शन कमीशन पर आपको भरोसा नहीं है? अब आपके किसी नेता को अंदर नहीं जाने दिया तो अब इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे? संविधान पे भरोसा नहीं है आपको, जिस संविधान की आप कस्में वादे खाते हैं? 30 सेकंड। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे पूरे देश को भरोसा है, लेकिन पूरे देश का जो वोट, सुनिए, अरे चुप रहिए ना, इनको चुप कराइए। बात है कि अगर बिहार की जनता का, बिहार के लोगों का एक भी व्यक्ति का अगर वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो दुर्भाग्य है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़े। दिक्कत क्या थी? वहां वोट बड़े थे, यहाँ वोट कम होने पे दिक्कत। यहाँ पे वोट कम और ज्यादा की बात नहीं, बात है कि पारदर्शिता अगर आपसे बिहार पे मांगा जा रहा है, यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता क्या बात करेंगे? ये तो बिहारियों को गाली देते हैं। बिहार के एक समाज से जिससे मैं आता हूँ, इन्होंने गाली दिया था। तो ऐसे बेशर्म प्रवक्ताओं के साथ अगर मैं डिबेट करता हूँ तो बिहार के समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए ये शर्मिंदगी भरी बात है। माफी मांगी थी अपने उस बयान माफी मांगने से कुछ नहीं होता। देखिए, ईसीआई बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए निशाना है। मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना में ईसीआई बिल्कुल ठीक था ना, कर्नाटका में ठीक था, हिमाचल में ठीक था, जम्मू कश्मीर में ठीक था, और केवल महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो गया। और मैं इनसे पूछा था तो हमारी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की छोड़ दीजिए, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के 40 फैसले आ गए, उसको छोड़ दीजिए। ओमर अब्दुल्ला और इमरान मसूद बोल रहे हैं कि ईसीआई बहुत अच्छा काम करता है, फिर भी इनको ईसीआई पर भरोसा नहीं, इनको केवल परिवार तंत्र पर भरोसा है। ये ईसी का नहीं, सीसी का मामला। सीसी पता क्या है? कंडीशनल कमिटमेंट। जुडिशरी से मेरा फैसला है, जुडिशरी ठीक, वरना जुडिशरी खराब। ईसी से मेरा फैसला आ जाए, ईसी ठीक है। और आखिरी बात, लास्ट 10 सेकंड्स, बिहार टॉयलेट क्लीनिंग करता है और हिंदी भाषी बोलने वाले शूद्र है, ये डीएमके का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और ये यहां पर मुंह उठाकर बोल रहे हैं मैंने बिहार का सम्मान किया, आपने बिहार के लोगों को गाली दिया। क्या स्टेटमेंट है? इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप और राजकुमार भाटी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं सोमनाथ भारती, जब आपकी 67 सीट्स आई, जब आपकी 62-63 सीटें आई, जब पंजाब में आपकी 90 से ज्यादा सीटें आई, तो इलेक्शन कमीशन सही था। और जब आप दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। गुजरात के अंदर इलेक्शन कमीशन सही था, जहां पर चुनाव जीत कर आए अभी आप विधानसभा के अंदर। पंजाब में इलेक्शन कमीशन गलत है, जहां पर आप चुनाव जीत कर आए हैं। जवाब दीजिए। मतलब हम जीतेंगे तो इलेक्शन कमीशन सही, हम हारेंगे तो इलेक्शन कमीशन गलत। ये उसी बच्चे का हाल है जो बच्चा पहले फर्स्ट था, जो फेल हो जाए वो कहता है टीचर खराब है। बता रहे मेरे पास तो प्रमाण है। दिल्ली के चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, नई दिल्ली विधानसभा, सोमनाथ भारती एज ए कैंडिडेट जीता था।
तब वोटर्स कितने थे? 1,50,000। 9 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, वोटर्स कितने हो गए? 1,50,000 वोटर्स काट दिए गए। ना तो भाजपा बोली ना कांग्रेस बोली, क्योंकि इनका ही कारनामा था वो। अगर 50,000 वोट आप 9 महीने में काट देते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रहा है। मेरे अपनी विधानसभा में, जहां जिस विधानसभा को मैं जीता था पिछली बार 18,200 वोट से, 25,000 वोट काट दिए गए। अच्छा एक बात बताइए सोमनाथ, आप लॉजिकल बात करते हैं। नहीं, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक, लेकिन मेरा काउंटर पॉइंट है। एक बात बताइए, मोदी जी की पिछली बार आई थी 303 सीटें, इस बार आई 240 सीटें, तो मोदी जी को तो इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए कैसे कर दिया, मेरे ऑर्डर को तुमने नहीं माना। यहाँ पे जनता बैठी है, सुनिए, कमाल की बात है। सुनिए, मैं तो ये बात करना चाह रहा था आपको। मेरे पास मैनिफेस्टो है बीजेपी का और जेडीयू का भी जी। 20 साल से वहां सत्ता में है। ये इतने बच्चे जो है ना बैठे हुए, सबको नौकरी चाहिए। मेरी बहनें बेटियां बैठी है ना, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको महंगाई से मुक्ति चाहिए, समस्याओं का समाधान चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे आ रहा हूं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, देखिए प्रजातंत्र का आत्मा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आत्मा क्या है? अच्छा, बिना फ्री फेयर इलेक्शन के आपकी, अरे बात सुन लीजिए भाई, बिल्कुल सर आपको मौका दे रहा हूं, सुन लीजिए, बिना फ्री और फेयर इलेक्शन के आपकी 90 सीटें पंजाब में आ गई। मैं क्या कह रहा हूं, वोटर्स लिस्ट के साथ जो खिलवाड़ कर रही है इलेक्शन कमीशन भाजपा के कहने पे, अच्छा, वो सारे बीमारी का जड़ है। एक महीने में जिस राज्य के अंदर सिर्फ 2.8% लोगों के पास वहां का बर्थ का सर्टिफिकेट हो, 10% के आसपास लोगों के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, कोई 4% लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, आज आप क्या कह रहे हैं? मन हुआ 1-2 कुछ कर लो। आज क्या कह रहे हैं आप? आज क्या कह रहे हैं कि जी एक महीने में हर घर चले जाएंगे और सबसे प्रमाण पत्र ले लेंगे और वोटर्स लिस्ट को प्यूरिफाई कर देंगे। ये जो लेकिन क्या ये दिखा रहे हैं? अच्छा, कांग्रेस ने बोला है इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बीजेपी के जो आपका ऑफिस है जिसमें आप लोग बैठते हैं उसी के ऊपर वाले माले पे बना दीजिए। यहाँ पर यानी जहां पर जेपी नड्डा, अनिल बलूनी ये सब लोग बैठते हैं, जहां पूनावाला बैठते हैं उसके ऊपर वाले माले पे बना दीजिए। देखिए ऐसा है, चलता वहीं से। दीपक क्या कह रहे हैं? चलता वहीं से। एक मिनट जी, मनमोहन सिंह का दफ्तर चलता था, 10 जनपद थे, मनमोहन सिंह वही बैठे रहते थे, क्या चलता वहीं से था? ये आपका अनुभव है। नेहरू एक बात लाठी ले ली इतनी बड़ी, मतलब आप लोग खुद रिमोट कंट्रोल की सरकार चला चुके हैं, आप मतलब फंस जाते हैं। आपने सवाल किया था तब तो मीडिया ने भी बहुत सवाल किया था, अब तो मीडिया ने भी सवाल करने बंद कर दिया। ओके, चल रहा था महोदय 10 जनपद। नहीं देखिए, मैं नहीं कह रहा ये कि रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री चलता था, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू ने लिखा है। राजकुमार भाटी, इलेक्शन कमीशन पे रिमोट कंट्रोल, आपने तो धृतराष्ट्र बोल दिया। हाँ, रिमोट कंट्रोल की बात वो लोग उठा रहे हैं जिनकी पार्टी के सारे फैसले नागपुर से होकर आते हैं। अच्छा, यहाँ दिल्ली में कोई फैसला नहीं होता, नागपुर में सारे फैसले लिए जाते हैं, आरएसएस हेडक्वार्टर। लेकिन जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, वर्तमान समय में हमारे पास 50 सबूत है जो ये सिद्ध करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम करता है, और बिहार में बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग भारी संख्या में पहले जीता हुआ वोट काट सकता है अभी तक। ओके, वोट काट सकता है। मैं इसका जवाब दूंगा। मतलब आपकी एक सेकेंड, आपके जब उत्तर प्रदेश में, देश में आप तीसरी बड़ी पार्टी बने और उत्तर प्रदेश में आपकी 30 से ज्यादा सीटें आई, तब चुनाव आयोग क्या आपकी तरफ हो गया? हमारी 47 जीत रहे थे हम, 10 सीटें बेईमानी से हरा दी। अरे वाह वाह वाह, 47 जीत रहे थे। ओके ओके ओके,